नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो सबका हिसाब होगा। बात करेंगे बंगाल की। वो बंगाल जो कभी कला, संस्कृति और ज्ञान का केंद्र हुआ करता था, आज वहां की पहचान एक नए शब्द से जुड़ गई है, राजनीति। रक्त चरित्र राजनीति। ये शब्द किसी फिल्म का हिस्सा नहीं है, बल्कि वहां की राजनीति की कड़वी सच्चाई है। पंचायत चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, पश्चिम बंगाल में वोट से ज्यादा हिंसा की चर्चा होती है। घर जला दिए जाते हैं, लोगों को पलायन के लिए मजबूर किया जाता है और बमों की आवाजें लोकतंत्र के शोर को दबा देती है। यह सिलसिला दशकों से चला आ रहा है, कभी वामपंथ के दौर में तो कभी वर्तमान सत्ता के शासन में। अब जरा कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें आपको बताएंगी कि ममता राज में बंगाल किस तरीके से धधक रहा है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये 18 तस्वीरें हैं। इन 18 तस्वीरों में देखिए ममता राज में बंगाल किस तरीके से धधक रहा है। सड़कों पर भीड़ का तांडव है। पहले तो इन्होंने बीडीओ ऑफिस का घेराव किया, फिर 7 न्यायिक अधिकारियों को बंधक तक बना लिया गया। उपद्रवियों ने सड़क पर तोड़फोड़ शुरू कर दी और उपद्रवियों ने एनएच जाम तक कर दिया। जब पुलिस उनको रोकने के लिए जाती है तो उन पर भी हमला कर दिया जाता है। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात। ये चल रहा है पश्चिम बंगाल में। चुनाव होने वाले हैं, लेकिन चुनावों से पहले ही गुंडागर्दी शुरू हो गई है। सड़क पर किस तरीके से संग्राम हो रहा है, जरा ये देखिए। ये तस्वीर मालदा की है। सड़कों पर इतनी भीड़ है कि लोग बस किसी तरीके से बीडीओ ऑफिस में पहुंच जाना चाहते हैं। ये जरा तस्वीरें देखिए। ये तमाम लोग सिर्फ एक जगह भागने की कोशिश करते हुए जा रहे हैं कि वहां पर पहुंच करके बीडीओ दफ्तर का घेराव करते हैं। बीडीओ ऑफिस का घेराव किया लोगों ने और आरोप लगाया कि एसआईआर में इनका नाम कट गया है। सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा इस पूरे मामले में, क्योंकि 7 अधिकारियों को इन्होंने वहां पर बंधक बना लिया। अब मालदा हिंसा की पूरी एबीसीडी क्या है वो आपको समझाते हैं। चुनावों की तारीखों का सिर्फ और सिर्फ ऐलान हुआ है, लेकिन उसके पहले जो तस्वीरें आ रही हैं वो बता रही हैं कि बंगाल में राजनीति का रक्त चरित्र फिर से एक बार शुरू हो गया है। बुधवार को मालदा के बीडीओ ऑफिस के बाहर दरअसल प्रदर्शन हुआ। एसआईआर में वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने का विरोध हो रहा था। ठीक है, प्रदर्शनकारियों ने न्यायिक अधिकारियों से मिलने की मांग की। प्रदर्शनकारियों की मांग न मानने पर हंगामा बढ़ गया। 7 न्यायिक अधिकारियों को भीड़ ने घेर लिया। गुरुवार को मालदा में सड़क जाम करके विरोध प्रदर्शन किया गया। नारायणपुर में बीएसएफ कैंप के पास एनएच 12 को जाम कर दिया गया और जाम हटाने के दौरान पुलिसकर्मियों को चोटें भी आई हैं। तोड़फोड़ की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये मालदा हिंसा की तस्वीरें हैं। उसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं ताकि किसी तरीके से भीड़ को तितर बितर किया जा सके। मालदा में एसआईआर लिस्ट से नाम कटने पर उपद्रवियों ने जो कुछ भी किया उसने लोकतंत्र को शर्मसार कर दिया है। पहले बीडीओ दफ्तर का घेराव, फिर 7 न्यायिक अधिकारियों का बंधक बना लेना। यह सवाल है कि क्या यही बंगाल का कानून है? क्या बंगाल में यही कानूनी व्यवस्था है कि वहां अधिकारियों के साथ किस तरीके से व्यवहार किया जाए, उनका घेराव किया जाए? और यह होता क्यों है, जरा यह सोचिए। क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी तो यही करती है। ईडी सीबीआई के अधिकारी पहुंचे नहीं, डीडी पहले पहुंच जाती है, पुलिस के साथ पहुंचती है, फाइलें हाथ से झपटती है, उनका घेराव करती है। तो जनता भी तो यही करेगी। इस अराजकता पर देश की सबसे बड़ी अदालत पूरी तरीके से सख्त नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट को इसमें इंटरवीन करना पड़ा है। बंगाल हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया है, जरा वो भी आप जान लीजिए। पहला आदेश जो दिया गया है उसके तहत सीबीआई या एनआईए जैसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जाए। एजेंसी सीधे कोर्ट को रिपोर्ट देगी, सीधे ये कह दिया गया है कोर्ट की तरफ से। दूसरा आदेश ये था कि चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, डीएम, एसएसपी को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने तीसरे आदेश में कहा कि सभी जिम्मेदार अधिकारियों को 6 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने का आदेश है। यह सबको जाना होगा वहां पर। चौथे आदेश में चुनाव आयोग को कहा गया कि केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात करो। और इसी बात को लेकर के पश्चिम बंगाल में कितना बवाल हुआ था, आपको याद है? अधिकारियों की अलट पलट की नहीं गई, चुनावों में धांधली के आरोप शुरू हो गए थे। लेकिन पश्चिम बंगाल में स्थिति क्या होती है वहां पर पहुंचे हुए अधिकारियों की, वो तो आपने देख लिया मालदा से आई टूटी फूटी तस्वीरों में। और चुनाव आयोग जब यहां पर अधिकारियों की तैनाती करता है, फेरबदल करता है, तो उसमें भी रोना रोना होता है। अब ये कहा गया है चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि केंद्रीय सुरक्षा बल आप तैनात करिए। आदेश 5 में यह कहा गया कि जहां जहां जज काम कर रहे हैं वहां पर भी सुरक्षा बढ़ा दी जाए। देखिए, वो तक सुरक्षित नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश है। आदेश 6 में क्या कहा गया
जिस गेस्ट हाउस में जज रुके हैं उनकी सुरक्षा को बढ़ाया जाए। आदेश 7 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा जहां एसआईआर का काम चल रहा है वहां एक बार में सिर्फ 5 लोगों को जाने की अनुमति होगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो आईना दिखाया है ना बंगाल सरकार को, उसके बाद भी अगर उनकी आंखें नहीं खुल रही हैं तो अब आंखों पर पट्टी बांध करके कैसे ही राजनीति होगी और कैसे ही राज्य संभलेगा, लोगों को भी सोचना चाहिए। कोर्ट ने प्रशासन की विफलता और बढ़ते ध्रुवीकरण पर गंभीर चिंता जताई है। सवाल यह है कि आखिर चुनाव से पहले बंगाल का यह रक्त चरित्र कब थमेगा। जब चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी तब उस वक्त यह कहा गया था कि हमारा पूरा फोकस होगा, चुनाव आयोग के शब्द में आपको बता रही हूं कि हमारा पूरा फोकस होगा कि पश्चिम बंगाल में किसी भी तरीके से हिंसा ना हो चुनावों के दौरान। लेकिन चुनावों के पहले हिंसा की एक तस्वीर खुलकर के सामने आ रही है। क्या वोट की राजनीति के आगे कानून व्यवस्था घुटने टेक चुकी है, क्योंकि कानून व्यवस्था पूरी तरीके से लाचार नजर आई है। अब इस खबर के मायने क्या है जरा वो समझ लीजिए। बंगाल चुनाव में खलल पैदा करने का षड्यंत्र, वोटों के ध्रुवीकरण की जो साजिश है वो रची जा रही है। बंगाल में खौफ पैदा करने की कोशिश की जा रही है, बिल्कुल खौफ पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि अगर अधिकारी हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम उन्हें बंधक बना लेंगे। ये बंगाल की जनता नहीं है, ये बंगाल को सिखाई गई वो चीजें हैं जो उन्होंने पिछले दिनों अपनी ही सीएम से सीखी थी। बंगाल का ये रक्त चरित्र वाली छवि आखिरकार कब बदलेगी। पहले ये कहा जाता रहा टीएमसी की तरफ से कि लेफ्ट की सरकार है, वो ये सारे बवाल करवाती है, लेकिन टीएमसी की सरकार के आने से सुधार क्या गया? हालात जस के तस बल्कि और बिगड़ गए। रविंद्रनाथ टैगोर से लेकर के विवेकानंद की ये धरती फिर से अपने शांतिपूर्ण गौरव को कभी पा पाएगी या सत्ता की जंग यूं ही मासूमों के खून से लिखी जाती रहेगी? आज इसी मुद्दे पर डिबेट के लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ा है, उनसे रूबरू करवाऊंगी, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट दिखाती हूं। बैटल ऑफ बंगाल, एसआईआर में नाम कटने पर बवाल। রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা আপনারা কি সেটা চান না আপনারা শান্তি চান? बंगाल की राजनीति का रक्त चरित्र दिखा खूनी चुनाव। घुसपैठियों का नाम कटा, दंगाइयों ने बवाल काटा। रक्षक ममता बनर्जी बनना था, भक्षक बन गई है। हिंसक प्रोटेस्ट, अफसर टारगेट, धमकी का इफेक्ट। मुर्शिदाबाद में ममता बनर्जी जब जितने कम है वो बेहतर होगी, क्योंकि ममता बनर्जी ज्यादा आने का मतलब ये होता है ये दंगा लगाना है। ममता को हारने का डर, घुसपैठियों की चली डगर। तो आज सवाल ये है, क्योंकि ये आरोप जो है वो टीएमसी पर ही लग रहे हैं कि टीएमसी ने ही ये सब कुछ किया है, इसलिए सवाल ये कि क्या बंगाल में हिंसा के पीछे टीएमसी के जिहादियों का हाथ है? और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। इसके पहले भी कई बार इसी तरीके से प्रदर्शन करते हुए सरकारी अधिकारियों का घेराव किया गया। इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ बीजेपी से प्रवक्ता रत्नाकर सिंह जुड़ेंगे, मोहम्मद एहतेशाम उल हक नेता टीएमसी के जुड़ गए हैं, नावेद शिखो वरिष्ठ पत्रकार भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, सूर्य प्रकाश मैथिल जी राजनीतिक विश्लेषक और शेखर कुमार जी राजनीतिक विश्लेषक। सभी मेहमान लगभग मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले एहतेशाम उल हक जी, अगर आप ये कहें कि ये घटना बीएलओ की वजह से हुई है, नाम कटने की वजह से हुई है, तो पहले मैं कुछ याद दिलाती हूँ आपको। 2021 विधानसभा चुनाव के बाद की हिंसा, 2018 के पंचायत चुनाव के बाद की हिंसा, 2023 के पंचायत चुनाव के बाद की हिंसा, संदेश खाली में जब अधिकारी पहुंचे थे टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर पर छापेमारी करने, वहां पर भी यही सब कुछ हुआ। भांगड़ में 2017 में यही सब कुछ हुआ। तो ये ऐसा कोई पहली बार नहीं है। अब जरा ये बताइए कि पश्चिम बंगाल किस वजह से पहचाना जाता था? पश्चिम बंगाल कला, संस्कृति और अपने इतिहास की वजह से पहचाना जाता था। आज पश्चिम बंगाल की तस्वीर ये क्यों हो गई है कि वो प्रदर्शन और ये हिंसक जो कार्य होते हैं, हिंसा जो होती है उसके लिए पहचाना जा रहा है? क्यों बदल गया पश्चिम बंगाल? देखिए मीनाक्षी जी नमस्कार। आज का जो सवाल है, कल का जो घटना कालियाचक मालदा में जो हुआ है, मैं उसकी घोर निंदा और मजम्मत करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जो कि हमारे 7 लोगों को उन लोगों ने बंधक बना के रखा। लेकिन उसके साथ साथ कहीं मैं इसकी मजम्मत भी करता हूं, लेकिन
आपको जैसा कि मालूम होगा कि यहाँ 62 लाख लोगों का नाम जिस हिसाब से मतलब एजुकेशन में है, तो सबसे ज्यादा लोग जो है मालदा से प्रभावित है और मुर्शिदाबाद से है। तो ये लोगों का आक्रोश है। अभी तक देखिए चुनाव का कुछ ही समय बचा है, चुनाव का भारत का सबसे बड़ा लोकतंत्र का पर्व इतना करीब आ गया है, लेकिन लोग जो है कब उनके पास में समझ लिए ये क्लियरेंस मिलेगा कि मैं अपना वोट, मैं अपना मत का प्रयोग करूंगा। इसलिए वो लोग जो है वहां एजिटेशन कर रहा था, नंबर 1। नंबर 2, वो जो एजिटेशन करने वाले जो थे उसमें हमारे कोई भी टीएमसी के नेता या टीएमसी के कार्यकर्ता या टीएमसी के कोई लोग नहीं थे। उन लोगों को, वो लोग आम पब्लिक थे। ये सब आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। इसमें हमारा लेना देना नहीं है। हमारी नेत्री ममता बनर्जी भी नहीं कही कि हमें इसकी बात की खबर नहीं है, लेकिन जो वाकया हुआ, जो कांड हुआ, उसकी मैं घोर निंदा करता हूं, मजम्मत करता हूं। लेकिन वहां के लोग जो भी जिम्मेदार इसमें है, चुनाव आयोग जिम्मेदार है। चुनाव आयोग को कल की घटना का पूरा समझ लिए, सिर्फ समझ लिए हमारे सीजीआई को पूरा ये देना चाहिए, क्यों घटना हुई, कैसे घटना हुई। ये हमारे हाथ में अब बंगाल के सरकार या हमारे हाथों में या हमारे पास पुलिस प्रशासन या नहीं है, ये सब चुनाव आयोग के हाथों में है और इसकी सीधी सारी जिम्मेदारी चुनाव आयोग को लेनी चाहिए। अरे तो चुनाव आयोग फिर एहतेशाम उलग जी, चुनाव आयोग जब परिवर्तन कर रहा था तभी तो आप यही कह रहे थे कि चुनाव आयोग इसलिए परिवर्तन करवा रहा है क्योंकि वो किसी एक पार्टी को जिताना चाहता है, तभी आपको दिक्कत थी। और ये जितने परिवर्तन किए गए पश्चिम बंगाल में, जो ऊपरी लेवल पर चीजों को बदला गया, पुलिस वाले तो अभी वही है। मजम्मत करने से आप ये थोड़ी बच जाएंगे कि नहीं आपकी सरकार की कोई जिम्मेदारी ही नहीं थी, कोई जिम्मेदारी नहीं थी आपकी सरकार की। घटना की एक बात मैं स्पष्ट रूप से बोलना चाहता हूं। कल की घटना जो है इसमें हमारी सरकार या हमारी प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये सारी जिम्मेदारी जो है कल जो की घटना से ये चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार जी को इसका जवाब देना चाहिए और हमारे जो सीजीआई है उनको पूरा समझ लिए पूछने का जो उन्होंने जो बोला है बहुत सही कहा है। मैं इस बात का रिस्पेक्ट करता हूं, जो बहुत ही सही फैसला किया है कि कल की घटना जो हुआ है बहुत गलत है, लेकिन इसका चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए और चुनाव आयोग ही इसका जिम्मेदार है। ठीक है, बताइए मैथिल जी, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी थी, चुनाव आयोग ने अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभाई। धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम और हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखिए कितना आसानी से इजमाल हक जी जो हैं नेता है टीएमसी के, कह रहे हैं कि जिम्मेदारी तो चुनाव आयोग की है। अरे भैया, मैं ये पूछना चाहता हूं, जिन घुसपैठियों को आपने स्थापित किया बंगाल में, उनको पॉलिटिकल साउंड किया, उनको आधार कार्ड बनवाए, पैन कार्ड बनवाए, उनको जो आम बंगाली है उसका हक आपने छीन कर उसके हाथ में दिया, उनको आर्थिक रूप से मजबूत किया। आज वो आपके कहने पर रोड पे उतरे हुए। आज स्थिति ये है मालदा की कि मालदा में जज भी सुरक्षित नहीं है, वहां पर जुडिशियल बॉडी सुरक्षित नहीं है, सरकारी कर्मचारी सुरक्षित नहीं है। चुनाव आयोग अपने जो रिप्रेजेंटेटिव भेज रहा है उनकी सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ लगानी पड़ रही है। मतलब बंगाल पुलिस भी टीएमसी के कॉर्डर की तरह काम कर रही है। और मैं आपको बता दूं, जिन जिन जिलों में मुस्लिम जनसंख्या 50% के आसपास है, वहां पे ये स्थिति है। मालदा के अंदर 51% से ऊपर की मुस्लिम जनसंख्या है। और मैं आपको बताऊं, यही स्थिति मुर्शिदाबाद की भी है और उत्तरी दिनाजपुर में भी 49.20 ये जनसंख्या का आंकड़ा है वहां पर घुसपैठ का। ये वो लेयर है जो कि बंगाल और वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के बीच की लाइन है। वहां पर सबसे ज्यादा घुसपैठ होती है। वहां पर टीएमसी ने भड़काया, टीएमसी ने उनको रोड पे निकाला, टीएमसी ने कानून व्यवस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगवाने का काम किया। और ममता बनर्जी अब कह रही है कि मेरे पास में तो अधिकार नहीं है। जमीन पर आज भी आप ही का कॉर्डर काम कर रहा है, क्योंकि आपका सरकार है, पुलिस भी आप ही के कार्यकर्ताओं के द्वारा नियंत्रित की जा रही है। और ये आज नहीं देखा गया, ये हर एक चुनाव में देखा गया।
पिछले चुनाव में भी आप लोगों ने पॉलिटिकल किलिंग्स की, पिछले चुनाव में भी दंगा किया, पिछले चुनाव में भी जो लोग वोट देके आए उन वोटरों की हत्याएं आपने की। मीनाक्षी, मैं आपको एक बहुत बड़ा उदाहरण देना चाहता हूं किस प्रकार से टीएमसी के लोग भय फैलाते हैं। मैं खुद बंगाल के अंदर रहा हूं चुनाव प्रचार में, और मैं मुर्शिदाबाद भी गया, मालदा भी गया, उसके अलावा मैंने वेस्ट बंगाल और झारखंड के बॉर्डर पे कुमार डूबी में भी काम किया। वहां पर जो ईवीएम होती है उनमें बीजेपी का जो साइन होता है उसके ऊपर ये लोग इत्र लगा देते हैं, और वहां पर जब कोई वोट देके निकलता है तो उसकी उंगली को सूंघते हैं। यदि उस पर इत्र होता है तो उसकी मर्डर और किलिंग और उसके घर को जलाने का काम इन लोगों ने किया है। इतनी आपराधिक गतिविधि टीएमसी फैलाती रही है और इन्होंने भय से वहां पर चुनाव जीते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। एसआईआर ने उन सभी घुसपैठियों को बाहर किया है और आज वही घुसपैठी उधम मचा रहे हैं। बंगाल में कोई कानून व्यवस्था नाम की चीज है क्या? शेखर कुमार जी, क्या ऐसा नहीं है? देखिए, जिस बात पे आज डिबेट शुरू हुई कि वहां पे प्रोटेस्ट हुए इलेक्शन कमीशन के कुछ एक्शंस को लेकर जो असंतोष था, तो उसको लेकर वहां पर प्रोटेस्ट हुए। जो वहां पे प्रशासन अभी है वो चुनाव आयोग के अंडर है। चुनाव आयोग में आपको एक बहुत बड़ी बात मैं बताता हूँ, वहां के जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वेस्ट बंगाल के, वो है राजीव कुमार सिन्हा, जो खुद बंगाल के चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं, और अभी से नहीं है, जून 2023 से। तो बहुत अच्छी तरीके से बंगाल से परिचित है। अगर चुनाव के दौरान इतनी हिंसा हो रही है तो चुनाव आयुक्त को क्यों इस्तीफा नहीं देना चाहिए? और आज वहां पर स्थिति ये है कि जो भी ट्रांसफर पोस्टिंग्स हुई हैं, जो चुनाव आयोग ने जिस तरीके से करी है, वहां सुप्रीम कोर्ट ने उनसे जवाब मांग लिया कि इनके पीछे क्या क्या जस्टिफिकेशन है। आपके पास कोई रीजन ही है या बिना रीजन क्या करते जा रहे हैं? तो सुप्रीम कोर्ट में अभी वो मामला भी पेंडिंग है, इनको वहां पे जवाब देना है। मुद्दा ये है कि अभी सूर्य महतो जी घुसपैठियों की बात करते हैं, इनको पूरे देश में इतने घुसपैठिए नजर आते हैं कि नागरिकों से ज्यादा तो घुसपैठिए भरे हुए। ये हरियाणा में इनको घुसपैठिए नजर आते हैं, गुड़गांव में ये बंगाली बोलने वालों को पीट पीट के निकलवा देते हैं, दिल्ली में घुसपैठिए नजर आते हैं, उत्तर प्रदेश में घुसपैठिए, बिहार में एसआईआर हो गया, कितने घुसपैठिए पकड़े गए। और ये घुसपैठिया, और जहां इनको लगता है मुस्लिम आबादी है तो वहां तो जी दंगा होगा ही होगा। आप क्यों, मुस्लिम इस देश के नागरिक नहीं है? उनको रहने का हक नहीं है? तो आप सिर्फ धार्मिक आधार पर इस चुनाव का एक ध्रुवीकरण करना चाह रहे हैं। इसके अलावा ममता बनर्जी सरकार पर मुद्दे पर आप पर बात नहीं है आपके पास कोई भी। और आज जो हिंसा हो रही है वो चुनाव आयोग की पूरी तरीके से नाकामी दिखा रहा है। जो चुनाव आयोग इस टाइम लॉ एंड ऑर्डर नहीं मेंटेन कर पा रहा है, वो एसआईआर भी ढंग से कर पाएगा या कोई भी काम ढंग से कर पाएगा, आज उसकी कोई संभावना दूर दूर तक नहीं लगती। और जिनको अगर लगता है कि पुलिस वाले, वो तो जी ममता बनर्जी के ही शासन वाले पुलिस वाले अधिकारी तो वही है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, यहाँ से ऐसी खबरें क्यों नहीं आती हैं? 2018 और 23 की रिपोर्ट्स ये कहती है कि बंगाल के पंचायत चुनावों के दौरान अधिकारियों को बंधक बनाया गया। जगह क्या थी? मालदा, उत्तर दिनाजपुर, मुर्शिदाबाद। प्रिसाइडिंग अफसर्स को घंटों तक उपद्रवियों ने अपने नियंत्रण में रखा। 2021 के विधानसभा चुनावों में जो हिंसा हुई थी, कार्यकर्ताओं को घरों में जला दिया गया, हत्याएं की गई, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर सीबीआई और एसआईटी ने इन मामलों की जांच शुरू की। 2018 के पंचायत चुनावों में स्थिति क्या थी? टीएमसी कार्यकर्ताओं ने नामांकन पत्र तक दाखिल नहीं करने दिया, विपक्षी दलों के ये आरोप थे। परिणाम क्या हुआ? 34% सीटें निर्विरोध इनके द्वारा जीत ली गई, जिसे विपक्ष ने डराने धमकाने की राजनीति का नतीजा बताया। चुनाव के दौरान लोग हताहत भी हुए थे। 2023 में भी यही हुआ। पंचायत चुनावों के दौरान भारी हिंसा देखी गई थी। झड़पों में 40 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। इतनी सारी जो ये सब घटनाएं होती हैं, ये सिर्फ एक राज्य में क्यों होती हैं? ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पंजाब, इन जगहों पर क्यों नहीं होती है? वहां से क्यों नहीं आती ऐसी तस्वीरें? मैं आपको बताता हूँ। हाँ। आपने आज चुनाव आयोग की पूरी जो लिस्ट पढ़ के उनकी पूरी पोल खोल दी कि चुनाव आयोग कैसे 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 लगातार फेलियर। मैंने ये भी तो कहा कि यहाँ पर दूसरी इतने राज्यों में चुनाव आयोग क्यों फेल नहीं हुआ, सिर्फ एक राज्य में क्यों फेल है, ये भी आप बताइएगा। एक मिनट आप सिर्फ 1 मिनट का मौका दीजिए। आपने कहा कि वहां पे टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने नॉमिनेशन नहीं भरने दिया।
अगर नॉमिनेशन किसी को टीएमसी कार्यकर्ताओं ने नहीं भरने दिया, उस टाइम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है। एडमिनिस्ट्रेशन चुनाव आयोग के पास था। चुनाव आयोग ने कितनों पर एफआईआर कराई और कितनों को सजा कराई। तो मुद्दा यह है कि चुनाव आयोग के पास जब एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्यों नाकाम हो रहा है बार बार। चुनाव आयोग और सरकार के बीच में जो अधिकार होते हैं वो जरा फिर से मैं शेखर जी आपको कहूंगा, पिछला डिबेट में भी आप मेरे साथ थे, मैंने आपको बोला था कि थोड़ा सा अध्ययन करके आइए, और अध्ययन इस मामले करके आइए कि चुनाव आयोग के अधिकार क्या होते हैं और चुनाव के दौरान सरकार के अधिकार क्या होते हैं। अभी आप कह रहे थे कि हिंसा जो है चुनाव आयोग को रोकने की जिम्मेदारी है। कोई हिंसा चुनाव आयोग को रोकने की जिम्मेदारी नहीं होती है, ये आपको मालूम है? कोई होती है जिम्मेदारी? चुनाव आयोग की जिम्मेदारी, अरे महाराज कौन से वकील हैं, मैं तो यही नहीं समझ पाता हूं। कौन से वकील हैं आप, मैं यही नहीं समझ पाता हूं। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी, राजनीति नहीं आती, आप दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं। आपको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में क्या पता है? व्हाट्सएप ज्ञान आप अपने पास रखिए, ये व्हाट्सएप ज्ञान अपने पास रखिए। लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं आप बैठ के नेता। आपके कोई बेसिक क्वालिफिकेशन होती है नहीं, आप किसी के क्वालिफिकेशन पे क्वेश्चन उठा रहे हो। आप अपने हद में जवाब नहीं होती है। चुनाव आयोग स्वच्छ साफ सुथरा चुनाव कराने के लिए ट्रांसफर पोस्टिंग भले कर सकता है, लेकिन पुलिस वालों को इंडिकेट थोड़ी करेगा चुनाव आयोग। चुनाव राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। राज्य सरकार जब तक राज्य सरकार के हाथ में नहीं होता है चुनाव से कोई भी। अभी जो डीजीपी सबसे पहले वेस्ट बंगाल का जिस दिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाए, सबसे पहले डीजीपी वहां का हटाए। क्यों हटाए वहां का डीजीपी? और हर डिबेट में एक ही चीज बोलते हैं, एक ही रोना रोना रहता है कि चुनाव आयोग सफल हो गया। अरे हिंसा उसका मुद्दा ही नहीं है। अनपढ़ों की तरह दूसरों के आप क्वालिफिकेशन पे क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या पता आपको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का? कितने चुनाव देखे आपने? नाचने आगे चुनाव करवा चुका, नाचने आवे आंगन टेढ़ा, मतलब कुछ जानना सुनना है नहीं, ज्ञान कुछ है नहीं, और कुछ भी बोल के जनता को गुमराह करेंगे। आप कुछ भी बोल के जनता को गुमराह करेंगे। इस देश को आपको क्या पता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में? आप अगर जरा भी राजनीतिक आपको ज्ञान होगा, चुनाव के संदर्भ में आपको जरा भी ज्ञान होगा, तो आप कभी भी राज्य में हुई हिंसा को चुनाव आयुक्त के ऊपर ठीकरा थोपड़े का काम नहीं करेंगे। आपको यह मालूम नहीं है, मैं फिर से आपको बता देता हूं। चुनाव आयोग की सिर्फ जिम्मेदारी यही होती है कि वह किस तरह से साफ सुथरा स्वच्छ चुनाव कराए और उसके परिणाम घोषित करे। लेकिन अगर कहीं हिंसा होती है तो उसकी जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की वहां के प्रशासन की होती है। ये आपको मालूम होना चाहिए। अब टीएमसी के सरकार जो है वो वहां पे हिंसा करे और आप लोग मारे भगाए और चुनाव आयुक्त इस्तीफा दे, कौन सी बात करते हैं आप यार? अब सुनिए, जवाब सुनिए रत्नाकर जी, जितनी आपकी उम्र नहीं है ना, उससे ज्यादा चुनाव कंडक्ट करवा चुका हूं, तो मुझे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में मत बताइए। मैं चुनाव संबंधी मामलों का ही विशेषज्ञ हूँ, ठीक है। अब दूसरी बात, जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है तो आपके लिए राज्य सरकार के हाथ में, केंद्र सरकार के हाथ में इवन कुछ नहीं होता है। उसके बाद सिर्फ चुनाव आयोग जो होता है उसके हाथ में सारी चीजें होती है। एक टीएन शेषन साहब थे, सबकी नाक में लकीर डाल दी थी। पश्चिम बंगाल में सुनिए सर, सुनिए, पश्चिम बंगाल में कितनी घटनाएं हुई हैं पिछले 10 से 14 साल के बीच में? हर साल कोई ना कोई एक ऐसी घटना होती है जो कि चर्चा का विषय बन जाती है। आप ये अभी चुनावों के वक्त की घटना को आपने डाल दिया इलेक्शन कमीशन के ऊपर। इलेक्शन कमीशन का काम था, वहां पर जो पार्टियां हैं उनका काम क्या है? दंगे फसाद भड़काना। नावेद शिखो जी, आपने तो बहुत सारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने बहुत बार यहाँ पर किस तरीके से इलेक्शन हुए हैं आपने वो भी देखा होगा। क्या पिछले वक्त से लेकर के जब लेफ्ट की सरकारें हुआ करती थी और अभी जो सरकार है, चुनावों के वक्त में इसी तरीके से हिंसा हुआ करती थी या थोड़ा बहुत और परिवर्तन, उतार चढ़ाव है? देखिए, एक जमाना हुआ करता था अब से 20-25 साल पहले, जब देश में चुनावी मौसम में हिंसा होती थी, हिंसा के बीच चुनाव होते थे, बैलेट पेपर लूट जाता था, लोग मर जाते थे, इस तरह की घटनाएं हुआ करती थी। लेकिन लगभग 2 दशक से अधिक समय गुजर गया है कि अब देश के अलग अलग राज्यों में चुनाव बहुत शांतिपूर्वक तरीके से और बहुत कायदे करीने नियमानुसार होता है।
एक राज्य पश्चिम बंगाल ही बचा है जहां चुनावी हिंसा का सिलसिला रुका नहीं है और हर बार लगभग किसी ना किसी रूप में हिंसा होती रहती। बातें सिर्फ ममता सरकार की नहीं, इससे पहले की सरकारों में भी पश्चिम बंगाल में लेफ्ट में भी उस जमाने की सरकारों में भी हिंसा होती थी। अब बढ़ गई है। जब पूरे देश में चुनाव आयोग का एक सराहनीय कदम नजर आया, एक बेहतरीन चेहरा नजर आया कि चुनावी हिंसा पर विराम लग गया पूरे देश में, लेकिन पश्चिम बंगाल में अगर रिकॉर्ड देखिए तो हर बार चुनावी मौसम में हिंसा हुई है, लोग मरे हैं, अशांति हुई है, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हुआ है। लेकिन इस बार तो हद ही हो गई कि चुनाव से पहले ही जब ये मंजर नजर आ रहे हैं, अधिकारियों को बंधक बनाया जा रहा है, मार काट हो रही है, खींचातानी हो रही है, अंदाजा लगाइए चुनाव कैसे होगा। ये चिंता का विषय है। यहाँ ये बात नहीं है कि इसका दोषी कौन है, इसके सब दोषी हो सकते हैं। वहां के वो नागरिक जो लड़ रहे हैं, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता जो लड़ रहे हैं, वहां की सरकार, विपक्ष, चुनाव आयोग, वहां का प्रशासन, सबका कुछ ना कुछ दोष है। क्योंकि किसी भी नागरिक का ये कर्तव्य होता है या किसी भी सरकार के प्रशासनिक दल अमले का ये कर्तव्य होता है, चुनाव आयोग का तो सबसे बड़ा कर्तव्य होता है, उसके पास ये अधिकार होता है कि जिस क्षेत्र में हिंसा हो रही हो वहां के अधिकारी को हटा दिया जाए, दूसरा अधिकारी तैनात कर दिया जाए। हम लोगों ने लगातार चर्चा की, चुनाव आयोग ने तो पश्चिम बंगाल के पूरे घर के बदल दिए, रिकॉर्ड तोड़ ट्रांसफर होते हैं, अधिकार भी है, होना भी चाहिए, लेकिन जिस हिसाब से पूरा अमला बदल दिया गया उसके बाद भी अगर हिंसा हो रही है तो सवाल सब पर उठेगा, चुनाव आयोग पर सबसे पहले उठेगा, क्योंकि उसके हाथ में है पूरी मशीनरी, जिम्मेदारी भी उसकी है, वहां की सरकार की भी है, वहां के सिस्टम की भी है, वहां की आवाम की भी है। और ये बहुत चिंता की बात है कि जब पूरे देश में चुनाव एक साफ सुथरे तरीके से होता है, लेकिन पश्चिम बंगाल का ये कलंकित रूप है कि वहां हर चुनाव में हिंसा होती है, लोग मारे जाते हैं। लोकतांत्रिक पर्व में ऐसा नहीं होना चाहिए। मेन मुद्दा एसआईआर है। एसआईआर की बात अगर की जाए, ये बात तो अच्छी है कि अगर घुसपैठियों का एसआईआर के मुद्दे पर तो सुप्रीम कोर्ट खुद भी जब इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहा है, लोगों के पास अधिकार है कि वो जाकर के कोर्ट में बता सके। लोगों को ये भी अधिकार दिया गया था कि जिनके नाम कट गए हैं वो जाकर के उस पर आपत्तियां दर्ज करवा सकते हैं। इन अधिकारों का उपयोग ना करके ये गुंडागर्दी करते हैं। मोहम्मद एहतशाम उल हक जी, क्या आपके राज्य में कोई परिवर्तन आया है गुंडागर्दी के मामले में? लग तो नहीं रहा क्योंकि पूरी दुनिया को। अनम्यूट करिएगा। जी बताइए। सबसे बड़ी बात है मीनाक्षी जी, कल की घटना जो है वो आम जनता, इसमें कोई पार्टी का नेता, इसमें कोई पार्टी इसमें शामिल नहीं है। ये जो घटना हुई, जो आम लोग हैं जिनके समझ लिए अभी तक नाम क्लियर नहीं हुए, वो लोग रास्ते पे उतर करके इस तरह का बीच सड़क पर इस तरह का वो जाम किए। और सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि उसमें आईएसएफ के कोई लीडर थे, वही इस पूरे कल के प्रोग्राम को लीड कर रहे थे। ये सूत्रों के हवाले से खबर मिली है। मैं आज लगातार अभी 7वां डिबेट में बैठा हूं आपके चैनल से, लेकिन हमारे अभी मित्र जिस हिसाब से कह रहे हैं, जिस हिसाब से, इस हिसाब से नहीं, बंगाल को कब्जा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी, यहाँ एसआईआर तो 12 राज्यों में हो रहा, लेकिन यहाँ ही क्यों 58 लाख लोगों का नाम ऑलरेडी निष्कासित हो गया है। एसआईआर के माध्यम से शुद्धिकरण हुआ, लेकिन 60 से 65 लाख लोगों का नाम एडजुडिकेशन में रखा गया है। तो ये समझिए जानबूझ करके, जहां महिला है, जहां मुसलमान है, ये लोग जो वोट है, ये लोग ममता बनर्जी वोट, इनका नाम हटा जाए। तो देखिए, ये हमारा अधिकार है, हमारा राइट है कि हम अपना चुनाव, ये सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे मामले में, सुनिए एहतशाम उल हक जी, ये सुप्रीम कोर्ट को पूरे मामले में ममता सरकार को क्यों फटकार लगानी पड़ी? फिर सुप्रीम कोर्ट को नहीं पता है कि इलेक्शन कमीशन राज कर रहा है वहां पर? बोला नहीं आपने सुप्रीम कोर्ट में? हम समझते हैं, हाँ, चुनाव आयोग को बढ़कर करके सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना चाहिए। इसमें पूरी जिम्मेदारी चुनाव आयोग आपकी सरकार से जवाब मांग रही है। चुनाव को है, समझ लिया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है
जब चुनाव घोषणा हो गई सब उनके अंतर्गत आता है, हमारे अंतर्गत नहीं है। सारे जिम्मेदारी जो है चुनाव की है और ये पूरा जवाबदेही चुनाव आयोग को बनता है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट को पूरा एक एक चीज कर उनको पूरा रिपोर्ट सौंपे। इसलिए कल की घटना मैं खुद मजम्मत करता हूं। हमारे पार्टी से कोई भी किसी तरह के कोई जानकार नहीं थे, हम लोगों को मालूम भी नहीं था, लेकिन जनता है, जनता देखिए इसलिए कि उनको तो इस तरह हर कोई, मैं भी अगर रहूंगा तो मैं भी प्रोटेस्ट करूंगा कि हमारा तो सारी की सारी जो है, गलती है वो दरअसल चुनाव आयोग की है। चुनाव आयोग को वहां पर रत्नाकर जी चुनाव ही नहीं करवाने चाहिए, ना ही ऐसी कोई घटना आएगी। मीनाक्षी जी, मुझे थोड़ा सा 2 मिनट बोलने का समय दीजिएगा। इन लोगों के प्रश्नों का जवाब मैं देता हूं जो आरोप लगाने की कोशिश ये कर। देखिए, एक कहावत है और कहावत ये है कि जब दुश्मन से आप ज्यादा लंबे समय तक आप जब लड़ाई लड़ते हैं तो आपकी प्रवृत्ति भी जो है वो दुश्मनों की तरफ बनना शुरू हो जाती है। और कहीं वस्तु स्थिति ममता बनर्जी की यही है। ममता बनर्जी ने सीपीआई से बहुत लंबे समय तक लड़ाई लड़ा और सीपीआई जो है वो हिंसा, भ्रष्टाचार जो है वो फैलाने का काम करता था। आज ममता बनर्जी भी उसी राह पे चलती पड़ दिखाई दे रही है। 15 साल के शासनकाल हो गए। अगर इन्होंने कुछ विकास के कार्य किए होते, जनता के हित में कुछ काम किए होते, तो आज डंके की चोट पे अपने विकास के काम गिनवाए थे और कहते कि हमने जनता के लिए क्या क्या किए। लेकिन आज ये विकास के कार्य नहीं गिना रहे हैं। आज ये सिर्फ लोगों के अंदर डर फैलाने का काम कर रहे हैं। और डर कैसा कि एसआईआर होगा तो आपका नागरिकता छीन जाएगी, एसआईआर होगा तो अगर डीएलए आता है तो आप उसको अपने किचन के सामानों से पिटाई किया करिए, एसआईआर होने से आपकी जो है बेसिक अधिकार जो है वो मूल अधिकार है उसको छीन लिया जाएगा। आज ममता बनर्जी तो यहां तक कहने लग रही है कि मच्छी तक तो खाने नहीं दिया जाएगा अगर भाजपा की सरकार आती है। और ये डर कैसा फैला रही है कि भाजपा की सरकार आएगी तो बुलडोजर से आपके मकानों को गिरा दिया जाता है। अरे भैया, जहां हमारी सरकारें हैं वहां पे कहां मुर्गा मटन मच्छी खाने पे किसी को रोक है? ये बताइए जरा। कहीं हम लोग अगर कोई भी अगर लीगल है प्रॉपर्टी तो उस पर कहीं पे भी कोई बुलडोजर नहीं चलाया गया। इलीगल प्रॉपर्टीज पे बुलडोजर चलाने का काम राज्य को अधिकार है, वो चलाएगी। इलीगल कंस्ट्रक्शन कहीं है तो निश्चित रूप से आप अपने विकास का काम नहीं गिना रही हैं, आप सिर्फ और सिर्फ लोगों के अंदर डर फैला रही हैं। और मैं बता दूं, इस बार वो डर जो है इनके लोगों के मन से निकल रहा है, क्योंकि जिस तरह से केंद्र सरकार ने इनिशिएटिव लिया है, जिस तरह से चुनाव आयोग ने इनिशिएटिव लिया है, लोग बिना डर के, बिना झिझक के वोट करेंगे। और वो जो 5-7% का गैप है ना, जो हम 0 से 77 हो गए और इस बार 77 से हम 250 पार करेंगे, वो इस बार देखिएगा वो गैप भी हम लोग पूरा करेंगे। क्योंकि लोगों को नरेंद्र मोदी के नीतियों पे भरोसा है, लोगों को भारतीय जनता पार्टी के कार्यशैली पे भरोसा है और जो शपथ पत्र में हम कहते हैं वो हम 100% पूरा करते हैं। लेकिन ये क्यों आज घबराए हुए हैं भाई? शेखर कुमार जी, एसआईआर को लेकर के पूछना चाहता। शेखर कुमार जी, एसआईआर को लेकर के लोगों को भड़काया किसने? पश्चिम बंगाल में किसने भड़काया? बाकी जगह तो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। और एसआईआर की वजह से भड़काया नहीं जाता तो क्या ये कल की घटना मालदा में हो जाती? सुप्रीम कोर्ट ने अभी परसों ये बात कही है कि वहां पे स्टेट गवर्नमेंट और ईसीआई के बीच में एक ट्रस्ट डेफिसिट जो है उसी को लेकर जुडिशियल ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट हो रही है। सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को मान रहा है कि एसआईआर को लेके एक बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है। दूसरी बात, अभी क्राइम की बात हो रही थी कि चलिए चुनाव के टाइम में तो चुनाव आयोग के पास एडमिनिस्ट्रेशन है, वैसे वेस्ट बंगाल में क्राइम होता है नहीं। आपको मैं कह रहा हूं, आप एनसीआरबी का डेटा बिल्कुल वेरीफाई करिए, आपके पास ऑनलाइन होगा भी। दिल्ली में 1506 अपराध पर लाख पॉपुलेशन है और वेस्ट बंगाल में है 181.6 और नेशनल एवरेज 433 का है। अरे बीच में मत आइए रत्नाकर जी, रत्नाकर जी बीच में मत बोलिए। पश्चिम बंगाल मैं तो बोल रहा हूँ की सरकार में ममता बनर्जी के नेतृत्व में हुआ है। मैं मत दीजिए यहाँ पे बैठ करके, आप आंकड़ा निकाल लीजिए। सबसे ज्यादा चुनावी हिंसा अगर किसी राज्य में देखने को मिला है तो टीएमसी सरकार के नेतृत्व में मिला है। इस आंकड़े को झुठला सकते हैं आप? ये बताइए। आप अकेले बोल लीजिए, अपने वक्त पे बोल लीजिएगा ना। मैं आपको जो डेटा बता रहा हूँ, एनसीआरबी का डेटा, वेस्ट बंगाल सरकार का नहीं है। 1506 अपराध हर पर लाख पॉपुलेशन दिल्ली में, जो कि अमित शाह जी को रिपोर्ट करता है। और आप कह रहे जी बंगाल में आप लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर देंगे, वहां पे अभी 181.6 अपराध पर लाख पॉपुलेशन है और नेशनल एवरेज 433 का है।
और आपको पता है कि कोलकाता में कितना है, 89.9, और 4 वर्षों तक लगातार उसको मोस्ट सेफेस्ट सिटी कहा गया है। आप एनसीआरबी का डेटा, अगर आपके पास अभी फोन है, निकालिए और अभी देखिए एनसीआरबी का डेटा। मुद्दों पे बात नहीं कर पाएंगे, बीच में जरूर आपको पड़ करना है। आप क्या लॉ एंड ऑर्डर संभालेंगे? दिल्ली भुगत रही ना रेप कैपिटल बन के, तो उसके ऊपर कौन पत्थर छपवाने का काम करता है? कौन जो है भ्रष्टाचारियों को आईपैक के ऑफिस में पहुंच करके और ईडीआई के लोगों को धमकाने का काम करता है? ये कौन करता है, जरा बता दीजिए आप। आपके लोगों के पास पैसा करोड़ों बरामद होता है, गाली देता था, उसके बाद अपनी पार्टी में शामिल होते, क्लीन चिट, मुकुल राय क्लीन चिट, उधर हेमंत बिस्वा शर्मा, आप रोज गाली देते थे, आज वो आपका सीएम बना हुआ है। आपको पता है ये बात पता है आपको? 5 मंत्री जेल जा चुके हैं भ्रष्टाचार के मामले में। उस पर भी कुछ मुंह खोलेंगे कि ऐसे ही बोलते रहेंगे बस? दिल्ली, कलकत्ता, दिल्ली का और केरला का और महाराष्ट्र का उदाहरण देंगे। आपके पास कुछ नहीं है, अभी इलेक्टोरल बॉन्ड में खुलासा हो गया आपका, और हमने आपकी औकात इलेक्टोरल बॉन्ड में पता लग गई, किस से ईडी ने कैसे शरद रेड्डी को बेल दी, पता लग गया ना आपको। आपने राज्य सरकार की जिम्मेदारी, अरे आपने 2 मुख्यमंत्री जेल भिजवा दिए, और कोऑपरेशन करे। अगर कोई जांच एजेंसी है तो उसको कोऑपरेट करे, स्वच्छ रूप से जांच कराए। आपको शर्म नहीं आ रही लॉ एंड ऑर्डर? अरे छोड़िए, भाजपा को तो लॉ एंड ऑर्डर कहने का कोई, उनके पास कोई हक ही नहीं है। तो भी आप प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते और इल्जाम लगाते हैं कि वो भाजपा का प्रचार करने आई हैं। इस तरह का तो आप लोगों का मानसिकता है। बताइए, राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति महोदया, वो तो देश की सर्वोच्च पद पे बैठी हुई हैं। वो जब आती है तो भी आप लोग प्रोटोकॉल, आपकी औकात है वहां पे आने की? पश्चिम बंगाल जो है वो देश से अलग है? ऐसा क्यों लगता है कि आपको पश्चिम बंगाल देश से अलग है? भाई, पश्चिम बंगाल भी इसी देश का हिस्सा है। शेखर कुमार जी, मुझे लगता है कि ये तमाम बातें फिर कोर्ट में जाकर के सुप्रीम कोर्ट को ही फटकार लगा देनी चाहिए, बंगाल की सरकार को, कि आपने हमें क्यों इसमें घसीटा, हमारा क्या रोल था वहां पर? पता नहीं क्यों नहीं जाकर के ये तमाम चीजें कही गई हैं। अगर वहां पर सूर्य कुमार मैथिल जी ये तमाम चीजें कही जाती, तो इतनी तमाम चीजें जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश के तौर पर जारी की हैं, पश्चिम बंगाल सरकार का नाम उसमें से पहले ही साफ हो जाता। देखिए मीनाक्षी, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, बंगाल जो है वो संवैधानिक रूप से बिना किसी रूल और रेगुलेशन के चल रहा है। अब मैं उसका एक ताजा उदाहरण देता हूं। अभी 1 साल पहले ही ओबीसी आरक्षण में किस प्रकार से कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो भी नोटिफिकेशन बंगाल सरकार ने किए थे उन सबको खारिज कर दिया। कारण 77 से ज्यादा मुस्लिम जातियों को ओबीसी के अंदर डाल के जो ओबीसी बंगाली है उसका हक खाने का काम बंगाल सरकार ने किया। दूसरी चीज देखिए, शेखर कुमार एक बहुत पुराने मैं ये कहूं कि पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हो सकते हैं, जितनी मेरी उम्र होगी उससे ज्यादा इन्होंने चुनाव कंडक्ट कराए होंगे, लेकिन ये भी है कि हो सकता है बंगाल के बॉर्डर पे बिहार भी है और झारखंड भी है, तो वो जो बूथ कैप्चरिंग है ना, शायद उसमें स्पेशलिस्ट होंगे। अन्यथा मेरे भाई को इतना तो पता ही होगा कि आर्टिकल 324 के अंतर्गत सरकार के पास क्या अधिकार होते हैं और चुनाव आयोग के पास क्या अधिकार होते हैं। चुनाव आयोग के पास अधिकार ट्रांसफर पोस्टिंग रोकने के होते हैं, कोई भी नया शिलान्यास नहीं कर सकते, कोई नई नियुक्ति नहीं हो सकती। उसके अलावा कोई भी अगर उम्मीदवार है उससे उसकी खर्चा पानी सब पूछा जा सकता है, उसका चुनाव का जो पर्चा है वो खारिज कर सकते हैं या उसको सस्पेंड कर सकते हैं, उसका चुनाव प्रचार रोका जा सकता है। लेकिन इसी आर्टिकल में यह अधिकार राज्य सरकार के पास है कि चुनाव के वक्त में भी प्रदेश की कानून व्यवस्था उनके पास ही रहेगी। वो ट्रांसफर पोस्टिंग भी कर सकते हैं, वो प्रशासनिक आदेश भी दे सकते हैं। अब अगर ये आर्टिकल 324 इन्होंने नहीं पढ़ा तो इनके जितने मर्जी चुनाव ये कंडक्ट करा लें, इस प्रकार की बूथ कैप्चरिंग करके हमने बतेरे अपराधी देखे हैं चुनाव करवाते हुए। मेरे परिवार के लोगों ने भी पहले चुनाव करवाए हैं। उन लोगों के, मेरे तो पिताजी प्रिजाइडिंग ऑफिसर रह चुके हैं, वो बिहार के अंदर पोस्टेड थे, तो
उनके शासन, उनके प्रिजाइडिंग ऑफिसर के समय पे लोग लाते थे इंक और लाके डब्बे में डाल देते थे, तो वो चुनाव स्थगित हो जाता था वहां पर। तो ये इस प्रकार का काम करने वाले लोग हैं, इनको 324 पढ़ना चाहिए कि बंगाल सरकार खुद इस समय में वहां पर माहौल खराब कर रही है। और एक और बात, ये जो अभी कह रहे थे ना कि आरएसएस का व्यक्ति, उसका नाम आया, मैं आपको बताता हूं नाम किसका आया है वहां पर नाम आया है, मेरे पास में सोर्स है बकायदा, जो बंगाल के अंदर मालदा टाउन का विधायक है और टीएमसी का जिला अध्यक्ष है, वो इसमें इन्वॉल्व है। वहां पर नाम है उनका कृष्णनंदू नारायण चौधरी, ये नाम है। और साथ ही साथ सुनिए सर 20 सेकंड। और उसके अलावा मालदा जिले का तृणमूल अध्यक्ष जो विधायक है मालतीपुर से, अब्दुल रहीम बॉक्सी, ये 2 लोगों का नाम आया है। ये लोग दंगा भड़काने में, 7 जुडिशियल अधिकारियों को किडनैप करने में, माहौल खराब करने में एक्यूज्ड हैं। इनके खिलाफ बंगाल पुलिस काम नहीं कर रही, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। चुनाव आयोग को भी जानकारी मिल गई है और बहुत जल्दी खिलाफ इनकी एफआईआर होगी। ये खुद माहौल खराब कर रहे हैं। ठीक है शेखर कुमार जी, बताइए। अभी तक नाम नहीं आए थे, देखिए अनुभवी पॉलिटिशियन है मैथिल साहब, और अपनी अनुभवी नजरों से मेरा बिल्कुल इतिहास बूथ कैप्चरिंग का ये पता करके मैं आपका समर्थन करता हूँ। मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ। मैं संघ के विद्यालय से पढ़ा हूँ, एबीवीपी से 1995 में जब रेखा गुप्ता पहला चुनाव जीती है तो मैं छात्र संघ चुनाव जीता हूँ। भाजपा की पहली सरकार जब बनी, बूथ मैनेजमेंट मैंने करा। जब पहली बार आप म्यूनिसिपैलिटी में आए तो मैं मैनेज कर रहा था सब इलेक्शन। सुनिए मेरी बात, आपको मेरे इतिहास का नहीं, ये रंगे हुए सियार मत बनो, आप नहीं हो सकते आरएसएस के कार्यकर्ता। उस टाइम का मैं आपको, सुनिए रेखा जी से आप मेरा नाम पूछ लीजिएगा, बोलने वाले ही आरएसएस के कार्यकर्ता हो सकते हैं। 1995 में क्या बात करें, आपको क्या पता मेरे बारे में। तो बूथ कैप्चरिंग जो आपने कहा है ना, तो ये मेरा एक कनेक्शन है, ये भी याद रखिएगा जरूर। अब आगे की बात प्रार्थना सुना दीजिए, चलिए आगे बोलूं। चलिए शुरू कीजिए। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, शुरू होइए। अगर आप सगे के कार्यकर्ता है तो रहे हैं तो अब तो जब पता लग गया, उसके बाद जब किताबें पढ़ी और जब सुनिए जैसे छोड़ो ये किताबें मत दिखाओ, पढ़ो इन किताबों को पढ़ो। अगर पढ़ोगे तो आंखें खुलेंगी, आंखें। ये आंखें बंद कर रखी है तुम लोगों ने। सुनो, अब इनको मानते हैं तो अब जरा मुद्दे की बात पर आ जाइए। और ना आप जो पर्सनल कटाक्ष करते हैं ना, तो आप को मैं बता देता हूं, हर बार मैं करेक्ट कर देता हूं। दूसरी बात, चुनाव आयोग के हाथ में जब सारी ट्रांसफर पोस्टिंग है, सब कुछ है, चुनाव आयोग के अलावा राज्य सरकार कोई नीतिगत फैसला नहीं ले सकती, किसी अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। अब जब वो अधिकारी चुनाव आयोग को रिपोर्ट कर रहे हैं तो उसका करिए ना, ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकती है। क्या बात कर रहे हो तुम? अपराध का रेट देगा। पश्चिम बंगाल कर रहे हो, बैठ के झूठ फैला रहे हो। की तुलना में कितना अच्छा है। यहाँ गृह मंत्री को रिपोर्ट कर रही है पुलिस। ये जो क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया गृह मंत्री के नेतृत्व में बन गया, शासन में करती है ये काम। वहाँ राष्ट्रपति शासन नहीं लगा हुआ। आर्टिकल 324 है, आर्टिकल 324 के अंदर दोनों को पावर्स है। अरे जब क्राइम की क्या बात करते हो? अभी विधानसभा कहाँ स्थगित हुई? अभी विधानसभा कहाँ निलंबित हुई? 1506 अपराध पर लाख पॉपुलेशन दिल्ली में, और वेस्ट बंगाल में 181। नेशनल कैप जो एवरेज है वो 433 का है। अब आपके पास तथ्य आपके एनसीआरबी के ना, अब आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा, अब साफ सूंघ जाएगा, क्योंकि अमित शाह के खिलाफ आप बोल नहीं सकते। आपको देश के लिए नहीं, आपको चाटुकारिता करनी है, देश के लिए बोलिए। किसका डेटा उठा एनसीआरबी का? 2021, 22, 23, 24 एनसीआरबी के डेटा में बंगाल नंबर 1 है पॉलिटिकल किलिंग्स में। ये मैं नहीं कहता, एनसीआरबी का डेटा कहता है। झूठ बोल रहे हो तुम। सभी दर्शकों से कह रहा हूं, अपना अपना मोबाइल निकालो, अभी एनसीआरबी में दिल्ली का क्राइम रेट और वेस्ट बंगाल का क्राइम रेट देख लो, अभी देख लो। वो देश की जनता अपने आप देख लेगी।
इतने छोटे में आपको दिखा, एक लेंस भी, अरे ये रहा, एक लेंस भी आगे लगा, अरे झूठ फैलाते रहते हो तुम लोग, अरे यहाँ बैठकर ज्ञान बांट रहे हो। आज आरएसएस का इस चैनल के कार्यकर्ता माध्यम से हूँ, आरएसएस का आपकी कार्यकर्ता सच्चाई देश सामने आ विरोधी रही है। काम नहीं करता। नौटंकी कर रहे हो बैठ के, बूथ कैप्चरिंग करने वाले लोग, पॉलिटिकल हत्या करने वाले लोग, देश के अंदर रोहिंग्या फैलाने वाले अच्छा, लोग, अभी तो यहाँ बैठ के चुनावों की ज्ञान बांटेंगे। शुरुआत ही नहीं हुई है, अभी तो सिर्फ घोषणा हुई है। तो नावेद शिखो जी, क्या ये समझा जाए कि अब ये जो रक्त चरित्र शुरू हुआ है वो यहाँ पर रुकने नहीं वाला, सुप्रीम कोर्ट कितना भी दखल कर ले? अब बेलगाम सा माहौल लग रहा है, मुझे इस बात को कहते हुए चिंता का विषय है। और मुझे लगता है पश्चिम बंगाल के नागरिकों को भी चिंतित होना चाहिए कि लोकतंत्र के महापर्व में अगर ऐसा माहौल है तो मुझे लगता है कि चुनाव शांति से हो जाए ये बड़ा मुश्किल लगता है। मुख्य बात पर आइए, जिस बात को लेकर वहां हल्ला मचा हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर जो है उसकी इज्जत लूटी जा रही है, उस मुद्दे पर अगर आइए, एसआईआर में आखिर क्या कयामत मची है? क्या जो वोट डिलीट किए गए हैं वो घुसपैठियां हैं तो इसका स्वागत करना चाहिए पूरे प्रदेश को, पूरे देश को। लेकिन यदि कुछ जनता वहां सामने आई है और वो ये बात कह रही है कि हम वोटर हैं, हम इस देश के, इस पश्चिम बंगाल के नागरिक हैं, कई पीढ़ियों से हम वोट दे रहे हैं, सारे प्रमाण दे रहे हैं, उसके बाद भी हमारा नाम काट दिया गया है, तो उस जनता को भी सड़क पर आना चाहिए, लेकिन हिंसा नहीं करना चाहिए। संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखना चाहिए, लेकिन किसी अधिकारी को किडनैप कर ले, किसी को मारपीट कर ले, ये उस जनता को भी नहीं करना चाहिए जिसका सचमुच अगर कथित नावेद शिखो जी, जब आपने इस बात का जिक्र किया तो कोर्ट ने इस बात को लेकर के जब फटकार लगाई है कि वहां पर कोई कलेक्टर कोई नहीं पहुंचा, 5 साल का एक बच्चा जो इंडी की टीम के साथ था उसे तक खाना पीना नहीं दिया गया, इस तरीके से प्रताड़ित किया गया है। हद होती है किसी बात की, लापरवाही की भी। आप अपनी बात को कंटिन्यू करिए नावेद जी। जी, मैं यही कह रहा था कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि एसआईआर में अगर वहां की उस जनता का नाम काट दिया गया है जो वहां वोटर है, जो घुसपैठिया नहीं है, जिसके सारे पेपर हैं, जो वोट देता रहा है, कई पीढ़ियों से पश्चिम बंगाल का नागरिक है, यदि उसके बाद भी जैसा कहा जा रहा है, जैसा आरोप लग रहा है, कथित तौर से ऐसे हजारों लोगों का नाम इस आधार पे काट लिया गया है कि वो बीजेपी का वोटर नहीं है, इस संकेतों को देखते हुए, तो उस जनता को भी सड़क पर आकर अपनी बात रखना चाहिए, लेकिन हिंसा नहीं करना चाहिए, अधिकारी का किडनैप नहीं करना चाहिए। इस तरीके से बात नहीं बनने वाली। आप शांति के साथ अपनी बात रखिए, अपने वोट के अधिकार की बात रखिए, इस बात को साबित करिए कि आप घुसपैठिया नहीं हैं, आप वोट देते रहे हैं, आप कई पीढ़ियों से वहां के नागरिक हैं। इस बात को रखने के लिए लोकतांत्रिक अधिकार उनका है, और मुझे लगता है कि अगर सचमुच ऐसा हुआ है तो वहां के नागरिकों को सचमुच सड़क पे आना चाहिए। लेकिन हिंसा करना किसी भी समस्या का हल नहीं है, और इसके लिए उनको न्यायालय जाना चाहिए, आयोग जाना चाहिए, अपने दस्तावेज पेश करना चाहिए, और ये बताना चाहिए दर्ज करवाने के लिए कहा गया, अच्छी खासा वक्त उसके लिए दिया जाता था, वो आपत्ति दर्ज करवानी चाहिए थे। मोहम्मद एहतेशाम उलहक जी, मान लिया ये सारी जो गलती है, ये सारा जो बवाल है वो इस वजह से हुआ क्योंकि चुनाव आयोग फेल था। आपके प्रतिनिधि क्या कर रहे थे मालदा में? कौन सा टीएमसी का कार्यकर्ता पहुंचा हुआ था ये सब लोगों को समझाने बुझाने के लिए? क्या काम होता है? सरकार अगर वहां पर है तो शांति स्थापित करना भी तो वहां पर एक कार्य होता है ना सरकार का। किसी ने कोई इंटरवेंशन किया उसमें? पहले तो अनम्यूट करिएगा आप। मीनाक्षी जी, कल की घटना के से रिलेटेड हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने साफ लफ्जों में आज कही है सभा में, उन्होंने कि हमें इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन ये जो हुआ सही नहीं हुआ, लेकिन ये जो है चुनाव आयोग इसकी पूरी जिम्मेदारी हम समझते हैं लेनी चाहिए। क्या बात है? ये 9 घंटे 12 घंटे अभी आपने शुरुआत वक्तव्य किया था कि हमारे लोगों को बंधक बना करके रखा गया, तो अगर ये आपके लोगों को बंधक बना करके 9 से 12 घंटे रखा गया और ममता बनर्जी सीएम होकर के एक राज्य की ये जानती तक नहीं है कि ऐसा भी कुछ हो गया? देखिए, जो लोग बंधक रखे हैं ये मैंने कड़ी निंदा की, मजम्मत की है। जो वहाँ का स्थानीय लोग इस तरह की काम की है, वहाँ पे अधिकारी सुरक्षित कैसे रहेंगे? और वहाँ के लोकल लोग हैं, संवैधानिक पद पे बैठे लोगों का सम्मान नहीं करेंगे। आप वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर में आप अपनी बारी जब आएगा तो आप बोलना
आपकी जब बारी आएगी तो आप बोलेंगे, जब हमारी बारी है तो आप सुनिए कम से कम। ममता बनर्जी ने ये क्यों कहा, ममता बनर्जी ने ये क्यों कहा कि एक समुदाय के लोग 1 मिनट में 12 बजा देंगे? ये हिंदुओं को डराने का काम उन्होंने क्यों किया? एक समुदाय के लोग 1 मिनट में 12 बजा देंगे। संवैधानिक पद पे बैठा कोई मुख्यमंत्री अगर इस तरह का वक्तव्य देता है, भारतीय जनता पार्टी नहीं है, हिंदुओं का ठेकेदार भारतीय जनता पार्टी नहीं है, हिंदुओं का ठेकेदार भारतीय जनता पार्टी नहीं है, भड़काने का काम करते हैं। आप तो यहां तक कहते हैं कि जो टीएमसी को वोट नहीं देगा उसको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। तो ये जनता देख नहीं रही है, समझ नहीं रही है। वहां पे आप डिक्टेटरशिप चला रहे हैं कि संवैधानिक तरीके से सरकार चला रहे हैं? अब ये बताइए, आप लोग वक्फ बिल वहां पे क्यों नहीं लागू होने देते हैं? जो संवैधानिक प्रक्रिया से पास हुआ बिल है, आपकी मुख्यमंत्री क्यों कहती है कि हम वक्फ बिल पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगे? क्यों संवैधानिक प्रक्रिया, एसआईआर प्रक्रिया का विरोध सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक किया जाता है? 12 राज्यों में एसआईआर चल रहा है, कहीं पे कोई परेशानी नहीं है। ममता बनर्जी को किया जाएगा? हमारा लीगल वोटर का अवैध कर देंगे सुप्रीम कोर्ट ने। अरे हमारा वैध वोटर को अवैध करेंगे आप। अपने वोटरों के बीच में ये जा करके भ्रम फैलाने का, गलतफहमी फैलाने का काम कर रहे हैं कि हम लड़ रहे हैं। अरे लड़ किस लिए रहे हैं? अवैध जो घुसपैठियों को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। अवैध जो कंस्ट्रक्शन है, जो मस्जिदें बनी है, उसको बचाने के लिए आप लड़ रहे हैं। आप जो है विशेष समुदाय के लिए लड़ रहे हैं। आप जो है हिंदुओं को अपमानित करने के लिए लड़ रहे हैं। हिंदुओं को दोयम दर्जा दे दिया है आपने पिछले 15 साल में। आज हिंदू वहां पे असहाय महसूस कर रहा है। आज हिंदू वहां पे पलायन करने को मजबूर हो रहा है। उत्तर प्रदेश में मौलाना लोग कहते हैं कि हमें उत्तर प्रदेश में रहने का मन नहीं करता, हमें पश्चिम बंगाल में सुकून मिलता है। अरे आपने पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बना दिया है पूरी तरह से। क्यों इस तरह का माहौल बना दिया है जहां पे हिंदू पलायन करने को मजबूर हो जाए और आपके मौलाना लोगों को वहां पे सुकून मिलता है? इस तरह की परिस्थितियां आप लोगों ने पैदा कर दी है। और अरे ये रुदालियां बंद करिए, रावण की तरह अट्ठास कर रहे हैं अभी यहाँ पे। इनको जरा भी जो लोग मारे गए हैं, पिछले 3 बार से 28%, सुनिए मेरी बात, 28% मुसलमान मुस्कुरा रहे हैं। ये कोई मुख्यमंत्री ये तो है इनकी देखिए किस तरह से मुस्कुरा रहे हैं। मैं बोलूं अब 28% वोटों से कोई क्या मुख्यमंत्री बन सकता है? 3 बार से लगातार बनती आ रही है। और आपकी रुदाली शुरू, कस्बे बढ़ने शुरू। हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। अरे कोई खतरे में नहीं है, भाजपा खतरे में। ये देश तोड़ने वाली जो एक कौम को इस तरीके से एड्रेस कर रहे, एक राष्ट्रीय पार्टी का चुनाव चिन्ह आपके पीछे लगा हुआ है। आपको शर्म आ रही है? आपको अपनी पार्टी से मालूम जाएगा, आपकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। ये क्यों बोल रही है ममता बनर्जी? जरा ये भी तो बता दीजिए। हम रुदाली नहीं करते, हम लोग एक्शन लेते हैं। और जनता जानती है, जनता समझ चुकी है कि पिछले 15 वर्षों में किस तरह से हिंदुओं को अपमानित करने का काम किया है। दुर्गा पूजा विसर्जन याद है ना आपको? दुर्गा पूजा प्रधानमंत्री सब मुसलमानों के लिए कानून बनाते हैं, पूरे इस्लाम पर हंसते हैं। आप यहाँ उनके खिलाफ बात कह रहे हैं। आप प्रधानमंत्री जी के साथ लिए, ये घटना आप प्रधानमंत्री जी के साथ करने वाली है। अपनी बताइए, राष्ट्र जो है हिंदू धर्म के लोगों को जो है दुर्गा पूजा विसर्जन नहीं करने दिया जा रहा था। ये बताइए कोर्ट ने कैसे फटकार लगाया आपको? ये भूल जाते हैं आप लोग। अरे कोई हिंदू खतरे में नहीं, आप खतरे में। हमारे इस्लाम परस्त प्रधानमंत्री जी सारे मुसलमानों के फायदे के लिए कानून लाते हैं और आप उनका विरोध कर रहे हैं। आप मुसलमानों को उल्टा सीधा बोल रहे हैं। आपके पास आप एक राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी, शर्म करिए, राजनीति सीखिए पहले। आप राजनीति कुछ जानकारी है नहीं आपको। मैं तो मीनाक्षी जी बोलूं, इतने बढ़िया पैनलिस्ट के बीच में इनको क्यों लेके आती हैं आप? इनको कुछ जानकारी है नहीं, कुछ है। अरे आपकी पार्टी आपको क्यों बेच रही है? आज कोई बड़ा नेता आपको बोलते देखेगा, आगे से डिबेट में नहीं भेजेगा। अच्छा शेखर कुमार जी, कितनी सीटें हैं विधानसभा की पश्चिम बंगाल में? कितनी सीटें? 294।
कितनी सीटों पर जो आप 20-30% लोगों की बात कर रहे हैं वो निर्णायक भूमिका में रहते हैं? 90 से 100। तो फिर ये 90 से 100 सीटें तो चाहिए ना दीदी को। चुनाव की तारीख की घोषणा नहीं हुई थी और घोषणा होते ही एहतेशाम उल हक जी दीदी ने मंच पर जाकर के क्या कहा था? यही कहा था ना कि जब तक हम हैं तब तक तुम ठीक हो, सुरक्षित हो, हम नहीं रहेंगे तो तुम्हारा भविष्य भी अंधकारमय हो जाएगा। क्या उन्होंने ये नहीं कहा था? एसआईआर के लिए क्या पार्टी की तरफ से बार बार लोगों से ये नहीं कहा गया कि आपसे आपके अधिकार छीने जा रहे हैं, आपको घुसपैठिया करार दे दिया जाएगा? क्या पार्टी की तरफ से ये तमाम बातें लोगों के बीच में नहीं कही गई हैं? एसआईआर के लिए आप सड़कों पर निकले, क्या आप किसी हिंसक घटना के खिलाफ सड़कों पर कभी उतरे जो मालदा में, मुर्शिदाबाद में हो जाती है, जहां हिंदुओं को पलायन करना पड़ जाता है? उस वक्त क्यों नहीं सड़कों पर ममता बनर्जी नहीं उतरती, टीएमसी का कोई कार्यकर्ता नहीं उतरता? बताइए। अनम्यूट करिए। हाँ। अपनी बात जब रखे तो बीच में किसी को इंटरप्ट करने नहीं बोलिएगा, इसलिए कि आज का जो देख रहे हैं बीच में लोग बोल दे रहे हैं। आपने सवाल किया कि ममता बनर्जी ने लोगों को नहीं कहा। देखिए, एसआईआर होना उससे हमें आपत्ति नहीं, लेकिन जो लीगल वोट है तो उस नाम नहीं करना चाहिए। और आपके ऑडियो में डिस्टरबेंस आ रहा है, आपके ऑडियो में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, उसे ठीक करवाते हैं। ठीक है सूर्य कुमार मैथिल जी, आप भी बोल लीजिए। लेकिन मुझे एक वाकया याद आ गया जब हम ये डिबेट कर रहे हैं, और ये मैंने कई बार शेखर कुमार जी और एहतेशाम उल हक जी जानते हैं कि ये बात शेयर की है कि संदेश खाली में जब हाई कोर्ट की तरफ से महिला वकीलों को भेजा गया था कि जाकर के संदेश खाली में महिलाओं से बात करिए, तब ममता सरकार की पुलिस उन महिलाओं तक को घेर लेती है जो महिला वहां पर वकील पहुंची हुई थी, उनका घेराव कर लेती है। तब तो वहां पर दीदी की सरकार थी, जो मानव अधिकार की टीम गई हुई थी, तब उनका घेराव कर देते हैं, तब उन्हें मिलने के लिए नहीं जाने देते हैं, तब तो दीदी की सरकार थी। तब क्यों ये तमाम चीजें होती रही फिर वहां पर? बोलिए बोलिए शेखर जी। मैं जवाब दूं? एहतेशाम जी की आवाज नहीं आ रही है। मेरे कहना है कि आप कह रहे हो वक्त में, हाँ, जो आप कह रही है हाई कोर्ट का आदेश था, महिला वकील गई, ममता सरकार ने जाने नहीं दिया, तो हाई कोर्ट ने क्या एक्शन लिया उसके बाद? क्या वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट जो है फटकार लगाई थी, अच्छी खासी फटकार लगाई थी। ये मत करिए कि कोर्ट ने क्या किया, ये काम दीदी का था, क्यों नहीं पहुंचने दिया पुलिस ने, क्यों घेराव किया हुआ था वहां पर उन महिला वकीलों का? मैं खुद प्रत्यक्षदर्शी हूं और खुद रिपोर्टिंग करके बैठी हूं उस पर। मेरे ये कहना, अगर वो फटकार लायक काम होगा तो फटकार पड़ी, अगर उससे बड़ा कोई अपराध किया होता तो हाई कोर्ट पूरी तरीके से सक्षम है, ममता सरकार को सजा देता। सुप्रीम कोर्ट ने इस बार भी ममता सरकार को लेकर के फटकार ही लगाई है। अगर वो फटकार स्वीकार थी तो ये फटकार स्वीकार क्यों नहीं है? इसी सवाल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपका स्वाद टीवी पर भी मौजूद है, इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।